वीकेंड कर्फ्यू। आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू। बाजार शाम 5 बजे बंद होंगे। सरकारी दफ्तर शाम 4 बजे बंद होंगे। केवल आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को कर्फ्यू में छूट। सीएम गहलोत का ट्वीट, लोग कर्फ्यू में सरकार का सहयोग करें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, क्योंकि लॉकडाउन से बचना है। नमस्कार, दोपहर की दो टूक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। राजस्थान में कोरोना को काबू करने के लिए तमाम सख्तियां काम नहीं आई तो सरकार को आखिरकार वीकेंड कर्फ्यू लगाना पड़ा। गहलोत सरकार ने आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। सीएम गहलोत ने कहा है कि इस समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति दूसरे प्रदेशों के जैसी विकट बन सकती है। सीएम ने आमजन से भी अपील की है कि पहले की तरह एकजुटता दिखाएं और एक दूसरे का सहयोग करें। अब सवाल उठता है कि क्या कर्फ्यू से कंट्रोल होगा कोरोना? तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल है। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरआर तिवारी जी, कांग्रेस नेता हैं। बहुत स्वागत है आरआर तिवारी जी आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवधेश अकोदिया जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है अवधेश जी आपका भी न्यूज 18 राजस्थान पर। आरआर तिवारी जी, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये वीकेंड कर्फ्यू, ये कर्फ्यू कंट्रोल करेगा कोरोना? अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जैसे राजस्थान की संवेदनशील सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया और आपके चैनल ने जनता को जागरूक करने के लिए आपने ये डिबेट रखी, इसलिए मैं आपका पहले तो स्वागत करता हूं। शुक्रिया। और रहा सवाल आपके प्रश्न का कि कर्फ्यू क्या इसको तोड़ेगा, तो ये बीमारी ही ऐसी है, ये महामारी है दुनिया भर में कि हम जितने ज़्यादा संक्रमित लोगों से मिलेंगे, एक दूसरे से टच में आएंगे, बिना मास्क के रहेंगे, बिना हाथों को धोए अपन सैनिटाइजर नहीं करेंगे, तो ये बीमारी अब की बार तो जो तीसरा चरण आया है हमारे भारत में, ये पहले और दूसरे चरण से भी ज़्यादा भयावह है। पहले आदमी हॉस्पिटल जाता था, 2-4 दिन में ठीक होके आ जाता था, 10 दिन में ठीक होकर के आ जाता था। अब की बार तो आदमी बीमार होता है, रिपोर्ट भी नेगेटिव आता है और फिर पता लगता है कि इसके फेफड़ों पर तुरंत एक्शन हो गया और वो काले धब्बे आ जाते हैं और मौत के आंकड़े पहले के मुकाबले ज़्यादा आ रहे हैं। जो मृत्यु दर है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा है। इसलिए हमारे राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत ने पहले की भांति जैसे राजस्थान के आम आदमी की जान बचाई थी, संवेदनशीलता दिखाई थी पूरे देश में, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी जिस भीलवाड़ा मॉडल और रामगंज मॉडल की चर्चा करके राजस्थान की मुख्यमंत्री जी को बधाई दी थी। इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारे राज्य के करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए कुनैन की कड़ी गोली की जैसे वीकेंड में शनिवार और इतवार के कंप्लीट लॉकडाउन, आदमी घर से बाहर नहीं निकले, व्यापारी घर से बाहर नहीं निकले। एक बात और कहना चाहता हूं अभिषेक जी, शादियों का सीजन शुरू हो रहा है और बड़ी मात्रा में शादियां बाजार में खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, तो लोगों को लापरवाही से बचाने के लिए ये चैन को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमारे राज्य के लोकप्रिय आरआर तिवारी जी, इसीलिए लोगों का यह कहना है कि चेन तोड़ने के लिए सिर्फ जिम्मेदारी क्या हमारी ही है, नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है जो वो रैलियों में लाखों लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। लोग ये पूछते हैं सवाल। मैं ये कह रहा हूं कि अभिषेक जी, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव का होना भी जरूरी है। नहीं तो क्या चुनाव टाले नहीं जा सकते थे? कुछ वक्त बाद चुनाव हो जाते। भी है
भाई ये तो भारत सरकार का है फैसला। चुनाव आयोग केंद्र के अंतर्गत आता है। चुनाव आयोग के आपकी तरफ से कोई चिट्ठी लिखा गया केंद्र सरकार को? आपकी तरफ से कोई मांग की गई कि हाँ इलेक्शन को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए? अभिषेक 6 महीने के भीतर अगर कोई सांसद की रिक्त स्थितियां हैं या विधायक की स्थितियां रिक्त है, उसको भरना संवैधानिक दायित्व है। ये भारत के संविधान में है कि अगर कोई सीट दिवंगत होने के कारण से लोकसभा या विधानसभा में अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है सांसद या विधायक, तो विदिन ए 6 मंथ आपको चुनाव कराने ही पड़ेंगे। अच्छा, ये संविधान कहता है। संविधान, उसमें आप और मैं, संविधान ये भी तो कहता है कि जीवन की रक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, उससे बढ़ के तो कुछ नहीं है। ये महामारी जो है, ये महामारी 100 साल बाद आई है। जिस समय संविधान लिखा गया था उस समय ये ऐसी कोई महामारी आई नहीं थी। ये कल्पना से परे बातें हैं कि उस समय ऐसा नहीं था। संविधान बना 1950 में लागू हुआ और ये बीमारी 100 साल बाद में आई है, तो अब ये कल्पना से परे बात है। फिर भी देश, और मैं इसको एक बात और कहना चाहता हूं अभिषेक जी, ठीक है, आपके लिए कल्पना से परे हो सकता है, लेकिन आम आदमी, आपके लिए शायद कल्पना से परे हो सकता है आर तिवारी जी, लेकिन चुनाव इस समय करवाना, ठीक है, अगर चुनाव ही करवाना है तो रैलियों पर रोक रहती कि रैलियां ना करें, भीड़ इकट्ठा ना करें, यह परिस्थिति तो हो सकती थी। आप राजस्थान में तो केवल 1 दिन का चरण है। अभी मैं सभी जगह की बात कर रहा हूं, होने वाले सभी जगह की बात कर रहा हूं। बंगाल में तो 8 चरणों में चुनाव हो रहा है। देश का चुनाव आयोग कैसी खिलवाड़ कर रहा है। चलिए, तो वो चीज, वो बंगाल के आम चुनाव आ रहे हैं, वहां कोई रोक नहीं है। तो मेरा सवाल ही पूरे देश के लिए है कि चुनाव क्या टाले नहीं जा सकते थे? जीवन से बढ़ के तो शायद कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक है, मैं आपके पास फिर आता हूं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से निमिषा गौड़ जी जुड़ गई हैं। निमिषा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। थोड़ा सा विलंब से आप आई, लेकिन अब सवाल मैं आपसे यह चीज समझना चाहूंगा कि देखिए, जो परिस्थिति है, कहीं ना कहीं वीकेंड, आज से वीकेंड कर्फ्यू जो है वो राजस्थान में लगने वाला है। क्या यह कर्फ्यू कोरोना को कंट्रोल कर पाएगा, आपको लगता है? साथ ही साथ अभी बात चुनाव को लेकर के भी हो रही थी, वो चीज भी मैं आपसे समझूंगा कि क्या चुनाव टाले नहीं जा सकते थे? हर चीज सिर्फ यह कह देते हैं कि लोग, आमजन इस चीज को समझें। समझना तो सबको होगा, क्योंकि यह बीमारी किसी को देख नहीं रही है और किसी की सुन नहीं रही है। देखिए अभिषेक जी, पिछले 1 वर्ष से न केवल राजस्थान, अभी तो भारत, अभी तो पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से जूझ रही है जिसका ना कोई इलाज है ना दवाई है। सिर्फ ढिलाई और सुरक्षा ही की जा सकती है। उसके अलावा अमूमन जो अभी हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू है, उस वैक्सीनेशन का हिस्सा बन करके अपने आप को बचा सकते हैं सुरक्षा के माध्यम से। और देखिए, इससे भयभीत होने की कतई आवश्यकता नहीं है। और आज जो हमारे भारत की रिकवरी रेट है, पूरी दुनिया से सबसे आगे चल रही है। 93% क्रॉस कर चुके हैं हम लोग रिकवरी के अंदर। मैडम 88% तक पहुंच गए। महामारी की 95, 96, 97 से 88% पहुंच गए। भारत की स्थितियों में 88% पे पहुंच गए। देखिए, अभी जो हालात उत्पन्न हुए हैं, आंकड़े तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं अभिषेक जी, लेकिन फिर भी हम पूरी दुनिया के तुलनात्मक स्थिति में हम बहुत बेहतरी, हम लोग रिकवरी हमारी हो रही है। और रही बात अभी जो स्थितियां हैं, देखिए जीवन तो निरंतर चल रहा है। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जनता कर्फ्यू लोकतांत्रिक देश भारत ने भी किया था। और आज मैं फिर से तुलना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यथास्थिति को समझने में सहायक होती है तुलनात्मक स्थिति। पूरे भारत की स्थिति और दुनिया की स्थिति तो हम बहुत नियंत्रित हैं, कहीं भी हड़बड़ दबड़ नहीं हुई है, कहीं भी वस्तुओं की कमी नहीं आई है। यथास्थिति को स्वीकार करते हुए पलायन भी हुए हैं, यथास्थान रुके हुए हैं। तो भारत और भारतीयता का परचम इस महामारी के समय में पूरी दुनिया ने देखा है। एक आपके अनुसार कहीं किसी चीज की कमी नहीं है? अस्पतालों में बेड की कमी नहीं हो रही है? अस्पतालों में बेड की कमी नहीं हो रही है। नाउ आई एम कमिंग ऑन योर पॉइंट। देखिए, अभी जो स्थितियां हैं उसमें हमको भयग्रस्त होने की जगह स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सभी को अपनी अपनी ओर से पहल करनी होगी। जैसे मास्क, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन का प्रयोग, ये सब करना होगा। और आज आप ये देखिए, 2 करोड़ लोग यदि भारत में कोरोना संक्रमित भी हुए हैं तो लगभग 1,70,00,000 लोगों का मैं कहूंगी उन्होंने अपनी रिकवरी, आइसोलेशन या घर पर ही रहकर ही मिली
रही है। तो भारत और भारत का आयुर्वेद एक ऐसा है जिससे इस महामारी में भी हम नियंत्रित होने की स्थिति में आए हुए हैं। और कुछ दिनों से अभी जो स्थिति पुनः जो ये सेकेंड वेव जिसे कहा जा रहा है फिर से आई है, तो निश्चित तौर पर हमें सतर्क रहना होगा, हमें सुरक्षित रहना होगा और बिना भयभीत हुए इस महामारी का सामना मैडम जो तस्वीरें सामने आती हैं आप उसको होगा जो कि हमने आज तक करके जो तस्वीरें सामने आती है, रूह कपाने वाली तस्वीरें आजकल सामने आ रही हैं। और आपने शायद देखा भी होगा कि लखनऊ की क्या तस्वीर थी, सूरत की क्या तस्वीर सामने आई, रांची की क्या तस्वीर सामने आई कि एक लड़की चिल्लाती रही, चीखती रही हॉस्पिटल के बाहर, बेड नहीं मिला, उसके पिता का निधन हो गया। तो तस्वीरें वो डराती तो हैं ही, हां डरने की जरूरत नहीं है, संभलने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए जरूरत होता है कि सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत है। लोगों के लिए तो सारे गाइडलाइंस हो जाते हैं, लेकिन माननीयों के लिए सारे गाइडलाइंस क्यों नहीं होते हैं? देखिए सभी के लिए गाइडलाइंस है, वो तो पालन क्यों नहीं होता है फिर, और उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती अगर वो पालन नहीं करते हैं? तो राजनीति और शासन प्रशासन सबको एकजुटता से हमें इसका सामना करना होगा। अभी जो हमारे पास में बैठे हुए हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता वो कह रहे थे कि उन्होंने एक अपशब्द का प्रयोग किया हमारी संवैधानिक संस्था के लिए, तो मैं निवेदन करके कहूंगी कि जो व्यवस्थाएं, जो प्रशासनिक और शासनिक व्यवस्थाएं, उनका सम्मान करते हुए इस महामारी से आपको हमें सभी को जूझना है। तो सम्मान करते हुए सहजता से सुव्यवस्था बना के मैडम तो मेरा सवाल भी यही है ना कि माननीयों के लिए ये क्यों नहीं होता है, और अगर वो नहीं पालन करते तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ठीक है, अब मैं आपके पास फिर से आता हूं निमिषा जी, लेकिन अब एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा अवधेश जी, नाइट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू ये कितना कंट्रोल कर पाएगा? क्या वो जो चेन बना है उसे तोड़ पाएगा? देखिए अभिषेक जी, बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति है। सरकार जो भी ऑप्शन इंप्लीमेंट कर रही है, बहुत लिमिटेड सरकार के पास ऑप्शन है। आप नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं, आप वीकेंड पे कर्फ्यू लगा सकते हैं, आप कंप्लीट लॉकडाउन कर सकते हैं। पहले हमने कंप्लीट लॉकडाउन करके भी देखा, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट हैं उनको भी हमको ध्यान में रखना होगा। देखिए सरकार, मुझे नहीं लगता कि पिछले जो अनुभव हैं उनके आधार पर कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाएगी। इस तरह की बंदिशें चलती रहेंगी। देखिए सरकार के हाथ में लिमिटेड ऑप्शन है और करना अल्टीमेटली लोगों को ही है। सारी जो बंदिशें लगाई जा रही हैं वो लोगों के लिए लगाई जा रही हैं। अब यहाँ पे सरकार से एक कमी मेरे हिसाब से हुई, बीच में जब कोरोना अफेक्टेड केसेस में कमी हुई तो सरकार भी एक तरह से बिल्कुल निष्क्रिय हो गई, ढीली हो गई। आपने देखा होगा मास्क की पाबंदी तब भी थी, आपने लेकिन कहीं भी नहीं देखा होगा कि किसी का चालान हुआ हो। पुलिस की तरफ से, बिल्कुल सरकार की तरफ से चालान करना बंद कर दिया। जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होनी चाहिए थी उसको पूरी तरह से अवॉइड करने लग गए लोग। अब इस बीच जो पॉलिटिकल इवेंट हुए उनमें भी इन चीजों की धज्जियां उड़ती हुई लोगों ने देखी। जो नेता होते हैं वो पब्लिक के लिए आइकन होते हैं, बिल्कुल। तो आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। आप कोई गाइडलाइन बनाते हैं और पब्लिक देखती है कि आप जो सरकार के नुमाइंदे हैं या जो पॉलिटिकल क्लास के लोग हैं वो खुलेआम गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो लोग उनको कैसे फॉलो करेंगे? बिल्कुल। और अवधेश जी एक और बात यह भी थी कि पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया गया तो कहा यह गया कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना स्ट्रांग है नहीं, हम इस दौरान स्ट्रांग करेंगे। फिर धीरे धीरे कोरोना के केस बढ़े और फिर घटने शुरू हुए, और जब केसेस घटते गए तो हम एक तरीके से आत्ममुग्ध हो गए। वो कहते हैं ना कि आप फर्स्ट तो इजीली आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट बने रहना वो चुनौती है। आपने पूरी दुनिया को दिखाया कि कैसे कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कंटिन्यूअसली उसको कैसे कंट्रोल करना है, शायद इसमें मात खा गए। देखिए अभिषेक जी, सरकार से दो स्तर पे कमी हुई, क्योंकि देखिए बीमारी जो है वो कोई पॉलिटिकल चीज नहीं है। बिल्कुल। तो इसको नेता अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय को आपको देखना पड़ेगा। मेडिकल एक्सपर्ट्स लगातार पिछले 2-3 महीने से कह रहे हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसका पीक भी नहीं आया है, ये मार्च अप्रैल या मई तक वापस भारत में लौट के आएगा, इसकी सेकेंड वेव आएगी। लगातार पिछले 2-3 महीने से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, लेकिन देश की विभिन्न राज्यों की सरकारों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। यदि ध्यान दिया होता तो ये जो अभी जो चीजें अपनाई जा रही हैं, जैसे नाइट कर्फ्यू है, वीकेंड लॉकडाउन है,
ये आप पहले कर सकते थे, नाइट कर्फ्यू कर सकते थे, जो मास्क लगाने की आदत है उसको थोड़ा सख्ती से और लागू करवा सकते थे, जो इलेक्शन है इनको आप पोस्टपोन कर सकते थे। देखिए इस तरह का इस पे एक चीज अवधेश जी तो आपने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। एक चीज जो आर तिवारी जी कह रहे थे कि 6 महीने के अंदर सीट को किसी भी तरीके से भरना है, क्या इसे टाला नहीं जा सकता है? हमारा संविधान इतना कठोर है कि लोगों को इस तरीके से महामारी में झोंक दे कि 6 महीने के अंदर आपको फुलफिल करना ही है वो जगह। बिल्कुल टाला जा सकता है। संविधान में कोई व्यवस्था है, उसके लिए संशोधन है, संशोधन पहले भी हुए हैं। आप मैं इसका एग्जांपल आपको दे देता हूं। यहाँ पे जो नगर पालिकाओं के चुनाव होने थे राजस्थान में, वो टाइम पे नहीं हो पाए थे। जो डिलिमिटेशन हुआ था उसकी वजह से तो चुनाव टले ना, नहीं हुए ना टाइम पे। बिल्कुल। वहां पे आपने एक प्रशासक नियुक्त कर दिया, तो कहीं चुनाव नहीं होते हैं तो इसकी वजह से आप महामारी में भी चुनाव करा देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कैसे भी। आर तिवारी जी, चुनाव तो टाले जा सकते थे, इसमें कहीं कोई संशय है नहीं। साथ ही एक और सवाल भी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि नंबर 1 तो आप आ गए, लेकिन नंबर 1 पे बने रहना बहुत बड़ी चुनौती होती है, वो शायद ना हो पाया। मैं स्वीकार कर रहा हूं अभिषेक जी, संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? भारत के संविधान में देश की राज्यसभा और लोकसभा और फिर विधानसभाएं उसको समर्थन दें, तो ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव भी 5 साल में कराने पड़ेंगे, ये संविधान कहता है और संविधान के अनुसार देश चल रहा है। सवाल यह कि देश में संवैधानिक में अगर कोई संशोधन करना है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करें। हालात ये है कि निमिषा कह रही है कि मैंने संविधान के किसी को मैंने कोई अपशब्द कह दिए। अरे बहन, आप आई नहीं थी। मैं कह रहा हूं जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, अभी अवधेश जी कह रहे थे, जो पत्रकार है मैं उनका सम्मान करता हूं, वो कह रहे थे भाई मेडिकल से संबंधित बीमारियों की जानकारी या उनके प्रति अगर कोई विशेषज्ञों से पूछताछ करते तो इस बीमारी का हम समय के ऊपर बढ़ने से रोकते। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री तो पूरे पारंगत हैं, वो थाली बजवा करके कोरोना को रोक रहे थे। अभिषेक जी, ताली बजवा करके रोक रहे थे, रात को मोमबत्तियां जला करके इस महामारी को रोक रहे थे। और फिर अचानक बिना राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करे उन्होंने अचानक लॉकडाउन लागू कर दिया। और उसका हालात ये है कि देश के लाखों नहीं करोड़ों लोग पैदल, साइकिलों पर, रिक्शा ट्रॉलियों में भटकते फिरे, महीनों तक चलते फिरे। लेकिन फिर मैं राजस्थान में राज्य की बात करना चाहता हूं। मैं राजस्थान में कांग्रेस की बात करूंगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार पहले और दूसरे चरण में हमारे राज्य की जनता के सुख दुख में भागीदारी निभाई। अगर लॉकडाउन था देश के सरकार के द्वारा तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था भूखा सोने नहीं दूंगा। खाली पेट हम भूखे उठते जरूर हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण से जब धंधे बंद हो गए, बाजार बंद हो गए, रोजगार बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, दुकानों पे ताले लग गए, आम आदमी को भूखा नहीं सोने दिया। उनको भोजन की व्यवस्था कराई, उनको पानी की व्यवस्था कराई। हास्यास्पद आपका कमेंट है ये। मैं फिर कह रहा हूँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने केवल वीकेंड लॉकडाउन की बात होटल की थाली आ रही थी आपकी। केवल शनिवार और इतवार को हकीकत यह है कि कोरोना जैसी महामारी और में आपको हमारे राजनीतिकरण मुख्यमंत्री करना है। जी जानते हैं आप कि लोगों अपनी की सरकार को कितनी बचाने कठोर के होती लिए है। इसलिए आप आज चिंता मत पूरे करो। भारत में से हमारे तिवारी जी, राजस्थान की लोकप्रिय जनप्रिय वैक्सीन कहाँ हमारी गई? कांग्रेस की सरकार पूरे अशोक भारत गहलोत के जी के इतिहास नेतृत्व बने में राजस्थान के फिर अंदर। राजस्थान के आम और आवाम की जान को ठीक है, बचाएंगे। एक मिनट निमिषा जी और आर तिवारी जी, एक मिनट। स्थिति से बचाएंगे। ठीक है, चुनाव के लिए आर तिवारी जी, विरोध कांग्रेस ने कब किया कि यह चुनाव नहीं होने चाहिए? कब विरोध किया? हाँ, वो काम, वो जिम्मा जरूर केंद्र सरकार पे था, लेकिन विरोध कब किया आपने? और मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये देश के प्रधानमंत्री जो सर विरोध कब किया आपने कि हाँ ये चुनाव नहीं होने चाहिए? एक बयान किसी नेता का बता दें जिसने इस चुनाव का विरोध किया हो। जागृत तो वो देख सकते। एक नेता का बयान बता दे जो इस चुनाव का विरोध कर रहे हो। के अंदर 4 चरणों में चुनाव हो गए तो 8 चरणों में सर चरणों को अलग रखिए, चुनाव ही क्यों? अगर ऐसी स्थिति बनती है 5 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा देते, काम खत्म।
मैं फिर कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी को सर्वदलीय मीटिंग ठीक है बुलानी निमिषा चाहिए। जी, अब देखिए क्योंकि आने वाले दिक्कत यही है समय में क्योंकि फिर चुनाव आएंगे, ये महामारी जाने वाली नहीं है निकट भविष्य में। ठीक है निमिषा जी, अब एक चीज ये भी है कि देखिए जब जनता से हम जाकर के ये कहते हैं भैया आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है, आप बाहर क्यों निकल रहे हैं, उनका सीधा सा जवाब होता है सर रैलियों में इतने लोग इकट्ठा होते हैं वो मास्क नहीं लगाते, रैलियों में इतने लोग इकट्ठा होते हैं सोशल डिस्टेंसिंग वहां कहां होती है, नेता कौन से मास्क लगाते हैं, तो फिर क्या जवाब दिया जाए उन लोगों को। और 5 राज्यों के चुनाव टल जाते तो क्या दिक्कत था। अभिषेक जी स्वयं की सुरक्षा के साथ सामूहिक समाज की सुरक्षा की चिंता और चिंतन और मनन करने आज हम यहाँ पर इस डिबेट को आयोजन कर रहे हैं। अभी बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर बड़ा जब ये टिप्पणी करते हैं ना ताली थाली और दिए पर, तो बड़ा दुख होता है क्योंकि भारत ने इतनी भयावह महामारी का भय हटाने के लिए ताली बजाई, थाली बजाई और दिया जलाया कि हम भयभीत नहीं हुए, इस महामारी को इस दिए की रोशनी से भगा देंगे। और आज तिवारी जी आपके बीच में मैं नहीं बोली, आप सुनिए, आप अपनी जिम्मेदारी से विमुख नहीं हो सकते हैं। आज स्थिति ये है कि वैक्सीनेशन चोरी होती है पूरे भारत के अंदर, सिर्फ राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर वैक्सीनेशन जांच चोरी हो जाती है और 4 लाख डोज तो अभी 3-4 महीने पहले गायब में बांट रहे हो उसकी चोरी हो जाए, ये भी एक जांच का विषय है। हम अपनी षड्यंत्र रूप से बदनाम करने के लिए षड्यंत्रों की जड़ आपकी सरकार है जो कि हवा से जिसके तेज हवा चलेगी और राजस्थान की सरकार उखड़ जाएगी, ऐसे भयभीत तो आपकी सरकार की स्थितियां हैं। किंतु आज इस विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, सरकार 5 साल चलने वाली है, महामारी से बचने के लिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता। निमिषा जी उनकी सरकार इतनी कमजोर है लेकिन आपकी सरकार तो स्ट्रांग है ना। आज वैक्सीनेशन निमिषा जी आपकी सरकार तो स्ट्रांग है ना, कदम आपने उठा लिया होता अपनी तरफ से। देखिए अभिषेक जी मेरा निवेदन यह है कि आज इस महामारी के अंदर सकारात्मक पहलुओं के साथ में इस विश्लेषण पर हम निकले कि हम अपनी जिम्मेदारियों को तय करते हुए आरोप प्रत्यारोप बिना लगाए इस जिम्मेदारी से हम इस भारत से हम इस महामारी को कोई मौका छोड़ रहा है ना कि आज निमिषा जी मौका कोई छोड़ रहा है क्या, हर दूसरे दिन मौका कोई छोड़ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का मौका कोई छोड़ रहा है क्या, तक की हर स्थिति ऐसा की आज कटघरे में हो गया है हर आम जनता। निमिषा जी मौका कोई छोड़ रहा है क्या आरोप प्रत्यारोप का, महामारी में अभिषेक जिसको जहां मौका मिल रहा है वो आरोप प्रत्यारोप लगा ही रहा है। यहाँ पर वैक्सीनेशन पर भी राजनीति कर दी इनके कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान उपाध्यक्ष, भविष्य के अध्यक्ष खुद जाकर के बोलते हैं वैक्सीनेशन पे उपहास उड़ाते हैं। हालत ये हो गई कि वैक्सीनेशन को भी लेकर के अभियान चलाना पड़ा। आज कांग्रेस की स्थिति ये कि महामारी जैसी हालत में भी राजनीतिकरण से नहीं चुप रहे हैं, लेकिन इन्हें शुद्ध नहीं है जो देश को चला रहे हैं वो देश के लोगों ठीक को दिखा रहे हैं कि हम निमिषा जी और आर तिवारी जी ठीक है, जो मेरे सीधे से सवाल थे शायद उसके जवाब ही नहीं है अपनी जिम्मेदारी या देना नहीं चाहते। ठीक है निमिषा जी और आर तिवारी जी ठीक है। अवधेश जी अब देखिए एक बात निमिषा जी ने कही कि आरोप प्रत्यारोप मौका तो कोई छोड़ता नहीं है सर, आरोप प्रत्यारोप इस महामारी में भी दोषारोपण वो शायद ज्यादा हमें दिख जाता है। अभिषेक जी ये बहुत ही दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि ऐसी परिस्थिति में ये पूरे देश में एक तनाव का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, दहशत का माहौल है, बीमारी लगातार इतनी तेजी से फैल रही है, तब भी जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। इसमें सब शामिल हैं। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि हम नहीं कर रहे हैं, वो दूसरा कर रहा है, हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब इस खेल में शामिल हैं। अवधेश जी मैं मानता हूं कि वैक्सीनेशन के प्रोग्राम से लेकर के महामारी का जब तक वितरण जब तक फैल रही थी, हर टिप्पणी इस देश में राज करने वाली 7 राज करने वाली पार्टी ने की है। लोग इतने तनाव में हैं, दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, तब तो आप कम से कम राजनीति मत कीजिए। वैक्सीनेशन वितरण हो जाए, चाहे वैक्सीनेशन का प्रयोग हो, मेड इन इंडिया पर विश्वास ही नहीं है, मेड इन चाइना प्रोडक्ट से देश को भर के रखा है। निमिषा जी 1 मिनट अवधेश जी को सुन लीजिए फिर आप देश के मालिक। 1 मिनट निमिषा जी, आर तिवारी जी, अवधेश जी चुप थे ना जब आप लोग बोल रहे थे, तो अब जरा सुन लीजिए उनको। देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया जाता, दुरुस्त किया जाता तो समझ में आता, कहीं तो आप सीरियस थे। जहां पे हम 1 साल पहले थे जब पहली बार कोरोना आया था, वहीं आज खड़े हैं। जैसे ही केसेज बढ़े, आपको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, आपको दवाई नहीं मिल रही है, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, आपको वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, तो आपने किया क्या फिर 1 साल में?
आपने एक टीका बनाया, पहले आप जिद करते रहे कि केवल स्वदेशी टीका ही होना चाहिए, स्वदेशी टीका आपने बना दिया, उसमें से आपने बहुत सारी खेप बाहर भेज दी, आपको ग्लोबल इमेज बनानी थी, इसलिए जब यहाँ पे कमी हुई तो आप अब बाहर की कंपनियों को भी आप परमिशन दे रहे हैं। तो मुझे तो पूरा सिस्टम ही समझ में नहीं आता है। जैसा मैंने आपको पहले कहा था, ये एक इसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स किसी बीमारी का, महामारी का इलाज करते हैं, लेकिन आप उसका इलाज कौन ढूंढ रहा है? पॉलिटिकल क्लास। जब ऐसी चीजें होंगी तो यही होगा जो अब दिख रहा है। निमिषा जी, अब आप बोलिए। अवधेश जी की बात, भारत की महामारी के समय की स्थिति, वैक्सीनेशन वितरण की स्थिति और वैक्सीनेशन की जिस तरह से व्यवस्थित माइक्रो मैनेजमेंट के साथ में हर जगह पहुंचना और सुव्यवस्थित डोज लगना, इसकी सराहना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी की जा रही है। एक ऐसा टीकाकरण अभियान, मैडम, जो सराहना हम पहले देखें या पहले अपने मरते लोगों को देखें? और सराहना हमें सराहना नहीं चाहिए मैडम, हमें पहले अपने लोगों का जीवन चाहिए। बड़ा देश है लेकिन फिर भी आंकड़े कम है। निमिषा जी, करें और इस निमिषा जी, हम पहले अपने मरते लोगों को देखें या दुनिया की सराहना लें? अभिषेक जी, बिल्कुल स्थिति भयावह है। सराहना तभी होती है, भारत के लोगों तभी होती है सराहना जब खिलवाड़ की जा रही। अभिषेक जी आरोप लगा रहे हैं। मैडम, हमारी सराहना भारत के प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु बनने के लिए हमारी स्वदेशी डोज को विदेशों में भेज रहे हैं निःशुल्क। देखिए, उन्होंने राज्यों को दोनों पहलू है इनके, अपने साथ में विदेशी लिया नहीं। डोज भारत हर में आए तो राज्य आपत्ति रोज है, यहाँ इनसे की कह बात रहा जाए तो हमारे आपत्ति राज्य में है। ये डोज तो नहीं ढोल पर अशोक मात्र गहलोत जी कांग्रेस लगातार अपनी कह रहे हैं उपस्थिति हमारे दर्ज करा रही राज्य है, में 5.25 टिप्पणियां लाख करके प्रतिदिन मात्र वैक्सीन उपस्थिति से। दर्ज करा रही है कांग्रेस। इसके राजस्थान अलावा में कांग्रेस की कोई निमिषा जी वजह और नहीं, आर मुद्दा तिवारी नहीं जी, है कांग्रेस। हाथ जोड़ के बस यही कहूंगा कि इस सियासत से अगर ऊपर उठ करके इस महामारी से लड़ा जाए तो शायद हम बहुत आसानी से इस महामारी को हरा सकते हैं। वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। दोपहर की 2 टूक में इतना ही।